नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। 2019 एक एक दिन करके करीब आ रहा है, इसलिए राजनेताओं की आंखों पर चुनाव का चश्मा चढ़ चुका है। हर घटना, हर बात को चुनावी चश्मे से देखा जा रहा है। इसलिए राजनीति की उठापटक और देश और दुनिया का हाल बताने के लिए हम फिर हाजिर हैं। पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पीडीपी बीजेपी की दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी है। बीजेपी ने कल समर्थन की बैसाखी खींची तो महबूबा मुफ्ती की सरकार गिर गई। जम्मू कश्मीर में 8वीं बार राज्यपाल शासन लागू हो चुका है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल NN वोरा ने आज विधिवत सत्ता की बागडोर अपने हाथों में थाम ली। उन्हें सचिवालय में रस्मी तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद राज्यपाल ने पुलिस प्रशासन और सेना के आला अफसरों के साथ जम्मू कश्मीर के हालात की समीक्षा की। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था और सुरक्षा का सवाल उठाते हुए पीडीपी से गठबंधन तोड़ा है, इसलिए यही मुद्दे राज्यपाल की प्राथमिकता में है। राज्यपाल वोरा ने आज उन सभी आदेशों को रद्द कर दिया जो महबूबा मुफ्ती सरकार ने आखिरी दिन यानी मंगलवार को जारी किए थे। राज्यपाल NN वोरा का कार्यकाल 25 जून को खत्म हो रहा है, इसलिए अब इस बात की अटकल शुरू हो गई है कि जम्मू कश्मीर का नया राज्यपाल किसे बनाया जाएगा। क्या रिटायर्ड आर्मी अफसर को बनाया जाएगा या फिर अमरनाथ यात्रा पूरी होने तक NN वोरा को एक्सटेंशन मिलेगा। ये तो रूटीन मैटर है, ये केंद्र सरकार को देखना है। मुझे लगता है इस पर अमरनाथ यात्रा के बाद इस प्रकार का निर्णय लिया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन के बाद अब सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की है। सेना और राज्य पुलिस दोनों का दावा है कि आतंकियों की हर चाल नाकाम कर दी जाएगी। हम चाहते थे कि जो वहां की आवाम थी, रमजान के महीने में उन्हें सही तरीके से नमाज अदा करने का उन्हें मौका मिले, उन्हें किसी तरह की तकलीफ न हो। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि जो आतंकवादी थे उन्होंने अपनी कार्रवाई जारी रखी, तो उसी कारण से फिर सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस को खत्म कर दिया गया और हम दोबारा से ऑपरेशन करने शुरू करेंगे। कार्रवाई हमारी जैसे पहले हो रही थी उसी तरीके से चलते रहेगी। मोराल JNK पुलिस का हाई है और JNK पुलिस और CRPF और आर्मी हमेशा अमरनाथ यात्रा के लिए इंतजाम करती आई है और इस साल भी अच्छे इंतजाम, पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे और इंश्योर किया जाएगा कि यात्री बिना किसी खौफ के वो अपने दर्शन पूरे कर सके। उधर पीडीपी से गठबंधन तोड़ने के बाद बीजेपी जम्मू कश्मीर में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। 23 जून को भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है और इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जम्मू पहुंच रहे हैं, जहां के परेड ग्राउंड में वो महारैली करेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के तौर पर बीजेपी मनाती है और इस मौके के बहाने अमित शाह जम्मू क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने की कोशिश करेंगे। 23 जून को भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह जी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे और जम्मू में वुमेन परेड कॉलेज और ब्राह्मण सभा के साथ जो एक लगता खुला प्रांगण है, वहां के अंदर एक बड़ी जनसभा का भारतीय जनता पार्टी ने आयोजन किया है। पीडीपी से गठबंधन तोड़ने से पहले ही बीजेपी का यह कार्यक्रम तय हो चुका था, लेकिन तब कार्यक्रम का दायरा सीमित था और प्रोग्राम इंडोर स्टेडियम में होने वाला था। लेकिन समर्थन वापसी के बाद इस कार्यक्रम को बीजेपी ने एक बड़ी रैली में तब्दील कर दिया है। जम्मू कश्मीर में साझा सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद बीजेपी ने राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। जी हां, आपको बता दूं 23 जून को अमित शाह की जम्मू में एक जनसभा होने वाली थी, जिस जनसभा जो एक इंडोर हॉल में होनी थी। अब उस जनसभा को एक बड़ा रूप जो है वो देने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। जानकारी के मुताबिक ये जनसभा जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पे होनी थी, वो अब जो है परेड ग्राउंड में जो जम्मू के पुराने शहर में स्थित है वहां पर होगी और इस जनसभा को आम जनसभा न समझकर बल्कि आने वाले दिनों में बीजेपी की क्या रणनीति होगी उसके रूप में देखा जा रहा है। वहीं माना यह जा रहा है कि अमित शाह आने वाले चुनावों के लिए भी बिगुल यहीं से फूंक सकते हैं। जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी गठबंधन टूटने की वजह राजनीतिक थी, इसलिए अब इस पर राजनीति भी तेज होती जा रही है। कांग्रेस ने महबूबा की सत्ता जाने के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी पर सवालों की बौछार शुरू कर दी है। इन 3.5 सालों में कश्मीरियत को खत्म किया, इंसानियत को मिला मेट कर दिया, जमीन में गाड़ दिया। इतने आर्मी के लोग
कभी 3 साल के वक्त में कभी नहीं मरे। 325 के करीब फौजी मारे गए, 250 के करीब सिविलियंस मारे गए। वो फौजी भी अगर सारे जम्मू कश्मीर के होते तो आज मोदी साहब सपोर्ट विड्रा नहीं करता। अगर वो फौजी मध्य प्रदेश के न होते, राजस्थान के न होते, हरियाणा के न होते, यूपी के न होते। कश्मीर में निजाम बदलते ही कश्मीरी पंडितों के रुख में भी बदलाव दिखने लगा है। ऐसा लग रहा है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी के रास्ते खुलेंगे और इसकी मिसाल तब दिखी जब माता खीर भवानी मंदिर के दर्शन के लिए भारी तादाद में कश्मीरी पंडित पहुंचे। राजधानी श्रीनगर से 24 किलोमीटर दूर गांदरबल के माता खीर भवानी मंदिर में कश्मीरी पंडितों का तांता लग गया है। कश्मीरी पंडितों की इस मंदिर में बड़ी आस्था है और यहाँ होने वाले सालाना यज्ञ में वो विस्थापित कश्मीरी पंडित भी पहुंचते हैं जो देश के कोने कोने में रह रहे हैं। कश्मीर में हालात बिगड़ने पर यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या कम हो जाती है, लेकिन इस बार उत्साह बढ़ा हुआ दिख रहा है। यहाँ किसी के दिल में कोई किसी पंडित के खिलाफ है या किसी हिंदू के खिलाफ है, या दरअसल हालात ही कुछ ऐसे हुए जो हालात खराब कर रहे हैं, उनका भी ये कसूर नहीं है। कुछ ईश्वर को कुछ मुझे समझ नहीं आती ये क्या प्रॉब्लम है, क्यों हुआ ये, इसका कोई रिप्लाई नहीं। माता रानी की कृपा है और इसी तरह आते रहे जाते रहे, सब माहौल यहाँ ठीक है, किसी ने तंग नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। कश्मीर के गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के तुलमुला इलाके में माता खीर भवानी के मंदिर में कश्मीरी पंडितों का जमावड़ा लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है और ये यज्ञ हर साल होता है। हर साल यहाँ पे उन दिनों भी जहाँ हालात बहुत खराब थे तब भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आते रहे हैं और इस साल भी बहुत उत्साह का माहौल यहाँ पे बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि दूर दूर से लोग यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाने के लिए आए हैं, जिसमें बहुत सारे कश्मीरी पंडित नौजवान भी शामिल हैं जो शायद पहली बार यहाँ पे आए हुए हैं। और कहीं ना कहीं माना जाता है कि ये फेस्टिवल जो है वो कश्मीरी पंडितों की नई जनरेशन और कश्मीर के बीच जो लगाव है उसको मजबूत कर रहा है। हमने कई लोगों से बात की जिनका ये मानना है कि इस तरह के जो मेले यहाँ पे होते हैं उसने कश्मीरी पंडितों को अपने रूट्स के साथ जुड़े रहने में काफी हेल्प की है। अब बात करते हैं आर्मी के शहीद राइफलमैन औरंगजेब की, जिनके घर पर आज रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची थी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद औरंगजेब के परिवार से मिलने निर्मला सीतारमण पहुंची। रक्षा मंत्री ने औरंगजेब के परिवार को सहायता राशि का चेक भी सौंपा। इस दौरान निर्मला ने औरंगजेब के पिता मोहम्मद हनीफ से काफी देर तक बातें की। मोहम्मद हनीफ खुद भी सेना में रह चुके हैं। रक्षा मंत्री से मिलकर औरंगजेब के पिता भावुक हो गए। Come to meet with the martyr's family. I've spent some time. One message I can take back from here is, here is a family, here is a martyr who to me, and I'm sure to the whole nation, stand out as inspiration for us. मेरे दुख में शामिल हुए मेरे बेटे ने बहादुरों वाला काम किया। उस बहादुर होने के नाते उन्होंने देखकर मेरे पास पहुंच गया। मेरे तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका, बहुत शुक्रिया, उनका शुक्रिया अदा नहीं। 14 जून को आतंकवादियों ने राइफलमैन औरंगजेब को तब अगवा कर लिया था जब वो ईद मनाने घर आ रहे थे और फिर उनकी हत्या कर दी थी। सोमवार को खुद आर्मी चीफ बिपिन रावत औरंगजेब के परिजनों से मिलने पहुंचे थे और आज रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी यहाँ आई और शहीद के परिवार को ढांढस बंधाया। जम्मू कश्मीर के अलावा देश की राजनीति में और क्या हो रहा है, उससे पहले एक नजर कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर। यूपी के बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने अपने ही सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक कैलाश सोनरकर को चोर बता दिया। वाराणसी में एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बयान दिया। एक भर्ती में यहाँ के विधायक का नाम नहीं लिखवाया हूँ भाई, वो चोर निकल गया। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में अब तक 60 मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया है। वहीं टीचर भर्ती घोटाले में एसटीएफ ने फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड सहित 16 लोगों को अरेस्ट किया है। यूपी के एटा से ट्रैफिक पुलिस की शर्मनाक करतूत सामने आई है।
गाड़ी में एक बुजुर्ग महिला अपने 4 साल के मासूम नाती के साथ बैठी थी, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने क्रेन से गाड़ी को टू कर लिया और 3 किलोमीटर तक घसीट कर ले आई। मध्य प्रदेश के हरदा में बीजेपी की कार्यशाला के मंच से दलित को नीचे उतारने का वीडियो वायरल हो रहा है। ये महिला जनपद के अध्यक्ष है। मंच पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और सांसद मौजूद थे। मध्य प्रदेश के शाजापुर में पीडीएस दुकानों में गरीबों को मिलने वाले राशन में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। नमक के पैकेट में रेत मिलाया गया था, जिसकी शिकायत लोगों ने एसडीएम से की है। बिहार के मोतिहारी में आरटीआई कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजेंद्र पर 3 बार पहले भी जानलेवा हमला हो चुका था। उन्होंने सरकारी विभाग में कई गड़बड़ियों को उजागर भी किया था। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पिछले साल किसानों पर हुई फायरिंग को लेकर जैन आयोग की रिपोर्ट आ गई है, जिसे कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा। रिपोर्ट में प्रशासनिक चूक पर सवाल उठाए गए हैं। गोलीकांड में 5 किसानों की मौत हुई थी। मध्य प्रदेश के दर्जा प्राप्त मंत्री स्वामी अखिलेश्वरानंद ने शिवराज सरकार से गौ मंत्रालय बनाने की मांग की है। उन्होंने इस मंत्रालय का प्रभार खुद लेने की इच्छा भी जाहिर की है। बात करते हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की। रोहित ने 17 जनवरी 2016 को खुदकुशी की थी, जिस पर जमकर सियासत हुई। इस घटना के 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन रोहित की मौत पर सियासत अब भी जारी है और इस बार इसकी वजह बना है रोहित की मां का एक बयान। उन्होंने कहा कि रोहित की मौत के बाद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने उन्हें पक्का मकान देने के लिए मदद करने की बात कही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने 20 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। अब रोहित की मां के इस बयान के बाद बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वेमुला की मां के बयान ने विपक्ष का चेहरा बेनकाब कर दिया है। दुखित परिवार को ऐसी चीजें करवाना जो बेबुनियाद है, झूठे आरोप लगवाना उनसे, ये लोभ देके, ये लालच देके कि आपको इसके निस्बत पैसे दे दिए जाएंगे, मैं समझता हूं ये इतनी घिनौनी हरकत है। पीयूष गोयल ने कहा कि रोहित की मां को कांग्रेस ने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया, उन्हें लालच देकर सरकार के खिलाफ उल्टे सीधे बयान दिलवाए। इस घटिया राजनीति पर कांग्रेस अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को खारिज किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने भी इनको कई जगह पे स्टेज पे लेके इनसे बयान करवाए। उसके पीछे क्या राज है, उसके पीछे क्या मंशा थी, उसके पीछे क्या प्रलोभन दिया गया, इसका भी खुलासा होना चाहिए। कभी राहुल गांधी आपको पैसे दे तू, इतने करोड़ दे तू, इतने पैसे दे तू बोल के कभी नहीं बोले। ये सिर्फ इनको कोई काम नहीं है, बीजेपी वालों को कोई ना कोई राहुल गांधी के ऊपर नुक्ताचीन करना, बदनाम करने का काम कर। अब हालांकि बीजेपी के बयान के बाद रोहित की मां ने अपने आरोपों पर सफाई दी और कहा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने उन्हें 2.5 लाख रुपए के 2 चेक भेजे थे। इसमें से एक बाउंस हो गया, जिसके बाद उन्होंने हमें सीधे तौर पर रकम मुहैया कराने का भरोसा दिया। उन्होंने राजनीतिक फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल नहीं किया। पीएम मोदी के खिलाफ बयान मैंने अपनी मर्जी से दिया था और अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी बोलूंगी। और बात उस इस्तीफे की जिससे सियासी हलकों में खलबली मच गई है। मोदी सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने इस्तीफा दे दिया है। वो पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते अमेरिका जाना चाहते हैं और इसी कारण से उन्होंने अपने कुछ दिन पहले सुब्रमण्यम उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिले और बताया कि वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने के लिए वापस अमेरिका जाना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उनके इस्तीफे की वजह निजी है, लेकिन उनके लिए काफी अहम है। सुब्रमण्यम ने मेरे पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा, मुझे उनका इस्तीफा स्वीकार करना ही पड़ा। वहीं इस्तीफे के बाद सुब्रमण्यम ने अपने कार्यकाल को चुनौतीपूर्ण और बेहद मजेदार बताया और कहा कि आने वाले समय में वो देश सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। It's been the best job I've ever had, and I'm pretty sure this will be the best job I will ever have.
It's been a kind of 24/7 high, rewarding, fulfilling, enriching, exciting, not without controversy once in a while, but then these are such kind of jobs. उधर सुब्रमण्यम के पद छोड़ने को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के चलते वित्तीय विशेषज्ञ परेशान हैं। इसको देखते हुए सुब्रमण्यम का इस्तीफा हैरानी की बात नहीं है। अब रुक करते हैं पश्चिम बंगाल की सियासत का। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने गोली के बदले गोली वाला विवादित बयान दिया है। जलपाईगुड़ी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिलीप घोष ने कहा कि जो लोग हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले कर रहे हैं उन्हें या तो कैद मिलेगी या फिर गोली मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम हर उस गोली को गिन रहे हैं जो हमारे कार्यकर्ताओं की जान ले रही है। दरअसल मई महीने में सिर्फ 3 दिनों में बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं त्रिलोचन महतो और दुलाल कुमार की हत्या कर दी गई। अपने कार्यकर्ताओं की हत्या से बीजेपी बेहद भड़की हुई है और इसी कड़ी में दिलीप घोष ने जैसे को तैसा वाला बयान दिया है। अब जल्दी से देख लेते हैं कुछ और अहम खबरें। पीएनबी घोटाले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पीएनबी के जिन अधिकारियों को आंतरिक जांच का जिम्मा सौंपा गया था, उन्होंने 162 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें खुलासा हुआ है कि फर्जीवाड़े के तार पीएनबी की कई शाखाओं से जुड़े हुए हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने और गन्ना किसानों का बकाया चुकाने के लिए सरकार किसान सेस लगाने की तैयारी में है। जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग में इस फैसले पर मोहर लग सकती है। जिन सामानों पर 28% जीएसटी लगता है, उन पर किसान सेस 2 से 5% लग सकता है। ये तस्वीरें फ्रांस के पेरिस की है, जहां भारतीय दूतावास ने एफिल टावर के सामने योग शिविर का आयोजन किया। इसमें काफी लोगों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। महाराष्ट्र के गोंदिया में एक दंपत्ति ने अपने नवजात बच्चे का नाम रखने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। बच्चे के माता पिता ने परिजनों, दोस्तों और रिश्तेदारों से वोटिंग कराई। दरअसल जन्म कुंडली में बच्चे के माता पिता को पता था कि भविष्य में वो नेता बनेगा, लिहाजा उन्होंने वोटिंग के जरिए अपने बच्चे का नाम रखा। सोशल मीडिया पर एसपी का फिटनेस वीडियो देखकर एक लड़की पंजाब से मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंच गई। मानसिक रूप से कमजोर लड़की खुद को एसपी सचिन अतुलकर का फैन बताने लगी और जमकर हंगामा किया। इसके बाद लड़की के परिजन उसे अपने साथ ले गए। जैसे जैसे 2019 का चुनाव करीब आता जा रहा है, बिहार की सियासत में दोस्ती और दुश्मनी का फैक्टर रोज बदलता भी दिख रहा है। जब से एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार ने इशारों में बीजेपी और मोदी सरकार को घेरना शुरू किया, आरजेडी के सुर भी बदलने लगे हैं। अब आरजेडी के राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम ने खुलकर नीतीश कुमार की तारीफ की है। अशफाक ने कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहकर भी सेक्युलर हैं। नीतीश के फिर से महागठबंधन में आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सियासत में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। वो क्या करेंगे, भाजपा क्या करेगी, वो क्या करेंगे, लेकिन हाँ, एक जहन में ये बात मैं देख रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी एनडीए में रहते हुए भी उनका जहन बहरहाल सेकुलर है। कोई संभावना दिखती है कि नीतीश कुमार फिर से वापस? देखिए, पॉलिटिक्स में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अब तक कुछ ऐसा रुझान राष्ट्रीय जनता दल का नहीं है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जिसका खजाना दिनों दिन खाली होता जा रहा है। आलम यह है कि शिवराज सरकार के सामने फिर से कर्ज लेने की नौबत आ गई है। इसी साल के अंत में मध्य प्रदेश में चुनाव है और पैसे के अभाव में शिवराज सरकार की कई योजनाएं अधूरी पड़ी है। राज्य में लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए फिर से कर्ज लेने की तैयारी है। मई महीने में मध्य प्रदेश सरकार ने 1000 करोड़ का कर्ज लिया था, लेकिन फिर भी माली हालत नहीं सुधरी। इसलिए इस महीने 1500 करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी है।
कांग्रेस ने मानसून सत्र में अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र लाने की मांग की है। कांग्रेस की इस मांग को सत्ताधारी बीजेपी खारिज कर रही है और कह रही है कि मध्य प्रदेश की विकास दर तेजी से बढ़ रही है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर कर्ज लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। मैंने जैसा कहा कि कांग्रेस के पास ना विषय है ना कोई कार्यक्रम है, क्योंकि राजनीतिक रूप से उनको अपनी अपनी दुकान 10 जनपद पर चलानी है। इसलिए अपना राग और अपनी ढोल बजाकर कांग्रेस के नेता अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं। अजय सिंह जी व्हाइट पेपर की बात करते हैं तो उन्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य बना है। आपने बहुत बार सुना होगा कि सत्ता के लिए, माफ कीजिएगा, पीएम नरेंद्र मोदी आज नमो ऐप के जरिए किसानों से रूबरू हुए। मोदी को सुनने के लिए देश भर से लोग जुटे थे। मोदी ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, हमारा पेट भरते हैं और उद्योगों को कच्चा माल भी देते हैं। पीएम ने वादा किया कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का हमारा लक्ष्य है। किसान हमारे अन्नदाता हैं, वे लोगों को भोजन देते हैं। भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो, इसके लिए हमारे किसान भाइयों बहनों ने अपना खून पसीना एक कर दिया। पीएम मोदी मध्य प्रदेश के झाबुआ की एक महिला से मुखातिब भी हुए, जिसने कड़कनाथ मुर्गा पालकर अच्छी खासी आमदनी की थी। मोदी और इस महिला के बीच जो संवाद हुआ वो बड़ा रोचक था। मेरा नाम संपा निनामा, मेरा गांव का नाम धमोए और बैठिए चंपा जी बैठिए। हाँ बैठिए, हाँ बैठ के बताइए। ये हाथ में क्या लेके आई हो? ये कड़कनाथ में मेरे घर से लेके आई। हाँ कड़कनाथ बसे मैंने घर पे पाल रखा और आवक भी हमारी बढ़ गई। अरे वाह, कितनी आवक हो गई? खाने पीने के हम चंपा जी कितनी आवक हो गई? 1 लाख की आवक हो गई साहब। अरे वाह, 1 साल में। वो तो लग रहा है आपने इतने गहने में हमारा कड़कनाथ बिक रहे, इतने गहने पहने हैं तो लगता है कि आपकी आवक बढ़ गई है। अब एक नजर उन तस्वीरों के पीछे की खबर पर जिन्होंने आज देश और दुनिया को हैरान और परेशान किया। सिलेंडर ब्लास्ट की दिल दहला देने वाली यह तस्वीर दिल्ली के शकूरपुर इलाके की है, जहां एक दुकान में एलपीजी सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस भरने के दौरान ब्लास्ट हो गया और दुकान में भीषण आग लग गई। धमाके की आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर निकल आए। इस हादसे में दुकानदार घायल हो गया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हादसे की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। यहाँ एक आलू से भरा ट्रक सड़क किनारे जेसीबी से जबरदस्त टक्कर के बाद पलट गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में एक महिला और उसकी बच्ची बाल बाल बच गई। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर ने स्पीड को कंट्रोल नहीं किया, जिससे यह हादसा हुआ। उत्तराखंड के ऋषिकेश में सड़क हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है। यहाँ नटराज चौक के पास एक बेकाबू ट्रक डिवाइडर तोड़कर सड़क के दूसरी तरफ जा पलटा। इस हादसे के वक्त भागकर लोगों ने अपनी जान बचाई, वहीं 2 लोग ट्रक की चपेट में आने से घायल हो गए। गुजरात के सूरत में दिन दहाड़े एक व्यापारी पर दुकान में घुसकर बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने व्यापारी पर 2 राउंड फायरिंग की। हालांकि हमले में व्यापारी की जान बाल बाल बच गई। बिहार के दरभंगा में थाने के अंदर 2 पुलिस वालों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहाँ मामूली विवाद में थाने के मुंशी और ड्राइवर एक दूसरे पर बेल्ट और लाठी लेकर टूट पड़े। इस घटना से पूरे थाने में अफरा तफरी मची रही। हरियाणा के फरीदाबाद में कुछ लोगों ने एक महिला की बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोप है कि महिला के पड़ोस की एक बच्ची को चुराकर किसी शख्स को बेच दिया गया। इसके बाद परिजनों ने आरोपी महिला को लात-घूंसों और डंडों से जमकर पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। आगे भी कई दिलचस्प खबरें हैं, लेकिन अभी